बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है क्लास 6 का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था उसके बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सेम पैटर्न पे ही आपका पेपर आता है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले ये क्योंकि आपका 6th क्लास का फर्स्ट टाइम आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 3 सेक्शन में होंगे, ए बी सी में, क ख ग में। और पहले क्वेश्चन में आपको 1 से 12 तक क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर वाले, और 2 से 11 में कुछ 3 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के, और 12 से 15 के जो क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार आप देख लो। सबसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का साथ ही लेके चलेंगे, पहले हिंदी फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें है, इसमें आपको बताना है सत्य है या असत्य है। तो 1 से लेके 4 तक आपको, अच्छा, इसमें निर्देशानुसार बताना है कथन सत्य है या असत्य है। जिनमें भी सत्य असत्य ब्रैकेट में लिखा है उनमें आपको सिर्फ ये बताना है वो सत्य है या असत्य है। जैसे वसा युक्त आहार खाने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो ये यहाँ हटा दो। व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो ये क्या है हमारा, सिर्फ वसा युक्त खाने से स्वस्थ रह सकता है? नहीं रह सकता ना, संतुलित भोजन चाहिए, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो बिल्कुल ये सही है हमारा उत्तर। फिर है हम एक मुड़े हुए पाइप के अंदर से दूसरी तरफ देख सकते हैं, तो हम नहीं देख सकते, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। फिर तना जो है वो पौधों को सीधा खड़ा रखता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये हो गया हमारा सत्य। तो इस तरह से आपको बस सत्य असत्य इसमें लिखना है। फिर 5वां क्वेश्चन में आपको बताना है विद्युत सेल में विद्युत धारा की दिशा किस टर्मिनल से किस टर्मिनल होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो विद्युत धारा की दिशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर रहती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो ये ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जाता है ना ऋणात्मक से धनात्मक, तो हमारा जो विद्युत धारा है, करंट है, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी प्लस से माइनस की ओर। फिर है यदि चुंबक को डैश करें तो गर्म करें, तो ये क्या हो जाएगा, या गर्म करें या उसे पीटें तो वे अपना गुण खो देते हैं। फिर है डैश झाड़ियाँ और पेड़, तो 3 होते हैं आपके, शाक, झाड़ी और पेड़, तो ये सारे पौधे की 3 श्रेणियाँ हैं। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं आवास। तो ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे कंप्लीट हो गए एक एक नंबर के। फिर है आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। विद्युत सेल में विद्युत का क्या स्रोत है। तो विद्युत सेल में विद्युत किससे मिलता है, तो जो आपके रसायन है उससे आपको विद्युत मिलता है, तो हो गया रसायन। फिर है पत्थर का टुकड़ा एक अपारदर्शी वस्तु है, क्यों, क्योंकि इससे प्रकाश जो है वो गुजरती नहीं है, तो प्रकाश इसमें से गुजरती नहीं है, प्रकाश नहीं गुजरती, इसी कारण से ये क्या है, अपारदर्शी। ठीक है। फिर तीसरा है कैक्टस के पौधे में तने का रंग कैसा होता है। तो कैक्टस में तने के पौधे का रंग होता है हरा। और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है, तो जो हमारे बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर, वो इनको रोकता है। तो नाक, बाल, और इंग्लिश में हम उसे अभी देख लेते हैं, इंग्लिश वाला भी। तो ये है आपका बाय ईटिंग डाइट रिच फैट्स ओनली वी कैन रिमेन हेल्दी, ये तो फॉल्स। फिर मैग्नेट हैज़ 2 balls, नॉट मैग्नेट नॉट साउथ, इट इज़ ट्रू। नाउ वी कैन सी द अदर साइड थ्रू अ पेंट पाइप, तो इट इज़ फॉल्स। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, इट इज़ ट्रू। इलेक्ट्रिकल सेल्स का इलेक्ट्रिक करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड मैग्नेट लूज their प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड और बीटन अप। अगर उसे हीट करेंगे या बीट करेंगे
उसके बाद है श्रब्स एंड ट्रीज, तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैबिटेट। फिर है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं? केमिकल्स, तो केमिकल्स से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। नेक्स्ट है पीस ऑफ स्टोन ओपेक है बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। फिर स्टेम, कलर ऑफ स्टेम कैक्टस प्लांट में कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ग्रीन, इसीलिए प्लांट्स जो कैक्टस प्लांट है उसमें स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है। फिर व्हाट प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल्स, तो जो आपके हेयर्स होते हैं नोज़ के, तो हेयर्स जो हेयर नोज़ हेयर जिसे हम कहते हैं वो आपको प्रिवेंट करता है, फिर और म्यूकस उसके साथ रहते हैं। फिर है हमारे आहार में आहारी रेशो मतलब डाइटरी फाइबर्स का क्या लाभ होता है? तो वो खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, कंफर्म है ये क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं। संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार या ऐसा भोजन, इंग्लिश में हम इसे बैलेंस डाइट कहते हैं, कि जिसमें सभी तरह के जो हमारे पोषक तत्व हैं वो हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, खनिज, लवण सभी उसमें पर्याप्त मात्रा में हो, वह कहलाता है संतुलित आहार। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, 2 कारण लिखना है। पहला, वायु के बिना हम सांस नहीं ले सकते, और पेड़ पौधे वायु के बिना नहीं रह सकते, तो इन दोनों के कारण जीवन संभव नहीं है। फिर पवन चक्की द्वारा हम विद्युत बना सकते हैं, कुएं से पानी खींच सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं पवन चक्कियाँ पर्यावरण की हितैषी हैं? तो क्योंकि ये प्रदूषण बहुत कम करती हैं और जो कभी ख़त्म ना होने वाले संसाधनों से हम विद्युत निर्माण करते हैं। फिर है पौधे में पत्तियों के कोई 2 कार्य लिखना है, तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं और खाना बनाने का कार्य करती है, और जो उसमें स्टोमेटा होता है वो वायु का आदान प्रदान करती है। फिर है स्विच की क्या भूमिका है? तो यह परिपथ को खोलने या बंद करने में, मतलब सर्किट को पूरा करने में और सर्किट को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा क्वेश्चन है सूर्य को दीप्त पिंड क्यों कहा जाता है और चंद्रमा को क्यों नहीं? क्योंकि सूर्य के पास अपनी जो है वो अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसीलिए सूर्य को दीप्त पिंड कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है रूपा का हाथ पिन होल्डर से गलती से टकरा गया और पिन होल्डर मेज के कालीन पर गिर गया। तो पिन होल्डर में कोई भी पिन बाहर नहीं निकला, ऐसा क्यों? क्योंकि पिन होल्डर के नीचे मैग्नेट लगा था और चुंबक लगा था, और जो चुंबक है वो और जो पिन है वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ होता है वो, और इस कारण से वो चुंबक से चिपका रह गया। फिर हरी गेंद और लाल गेंद दोनों की छाया काली प्रतीत होती है अंधेरी में, तो जो छाया है वो सभी वस्तुओं की काली ही प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ पर वो छाया कब बनता है? जब किसी भी वस्तु जो है वो प्रकाश के पथ को रोक देती है, तो उसके प्रकाश का पथ का जो प्रतिबिंब, जितना पथ उसका रोका गया है उसी से छाया बनता है, और वो हमेशा सभी की काली ही होती है। और छाया निर्माण की परिस्थिति, हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लेना क्या होती है। फिर एक घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? ताकि उसको करंट ना लगे, क्योंकि रबड़ जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। फूल के 4 भागों के नाम लिखने हैं, तो बहुत आसान है, आपको 4 भागों के नाम, जिसमें हम फूल के जो आप लिख सकते हो पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जिसमें हम एक है आप फूल के 4 भाग लिखने हैं, तो एक हो जाता है आपका पंखुड़ी, ठीक है, एक होता है आपका बाह्य दल, फिर उसके बाद एक होता है आपका परागकण, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, तो कोई सा भी आप लिख सकते हो। फिर आलू के पौधे से किस भाग से मंड या स्टार्च प्राप्त होता है? तो आलू का जो पौधा है उसके किस भाग से? तो उसके तने से, जो आलू होता है वो तने से हमको मंड या स्टार्च की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। रफेज का क्या रोल है? तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बैलेंस डाइट, जिसमें सभी तरह के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, हमने देख ही लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस इसको आप अच्छे से कर लो, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको ऐसे पौधे की सूची बनाना है जिसमें जो जालिका रूप शिरान्यास और या समांतर शिरान्यास है, किसमें जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है, किसमें पैरेलल वेनेशन है। तो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, घास हो गया, इन सब में आपका होगा
रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन यानी समांतर सिरा निव्यास। और तुलसी, धनिया और गुड़हल इसमें कैसा होता है, जालिका रूपी। फिर चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बीच अंतर लिखना है, एक एक उदाहरण देना है, बहुत आसान है। खिलौना कार, उसकी लंबाई और एक क्षण चुंबक छिपा हुआ है, दूसरे चुंबक का उपयोग करके कैसे पता लगाएंगे कौन सा ध्रुव सामने की ओर है। तो दूसरे चुंबक का अगर हम उत्तरी ध्रुव लेके जाएंगे, अगर वो चिपकता है तो इसका मतलब वो दक्षिणी ध्रुव सामने की ओर है और उत्तरी ध्रुव पीछे की ओर है, और इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके आएंगे, ये आपके उसी टेबल में से आया है जो कि पहले चैप्टर का है, उसमें से एग्जाम में आएगा आपका क्वेश्चन पहला, जिसमें कहा गया हड्डी और दंत क्षय। तो हड्डी और दंत क्षय किसके कारण होता है, और रक्तता, शरीर में रक्त की कमी किसके कारण होती है, कमज़ोर दृष्टि किसके कारण होती है, बेरी बेरी, घेंगा और रिकेट्स। यहाँ आपको अलग अलग दिए हुए हैं विटामिन और जो पोषक तत्व हैं। तो आपको पता है अरक्तता या अनीमिया किसके कारण होता है, लोहा के कारण। तो पहले का हो गया लोहा। फिर अगर हम बात करें घेंगा, घेंगा होता है आयोडीन के कारण, ठीक है। और बेरी बेरी होता है आपका विटामिन बी के कारण, और रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी के कारण। फिर उसके बाद कमज़ोर दृष्टि होती है आपके विटामिन ए के कारण, और दंत क्षय और हड्डी में दिक्कत होती है कैल्शियम के कारण। तो ये आपके सारे मैच द फॉलोइंग थे, और ये उसी चार्ट में से आएगा, इसको अच्छे से कर लेना जो पहले चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये आपको इसमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन बताना था। तो जो आपका वीट है, मेज है और ग्रास है, इन सब में क्या है, पैरेलल। और तुलसी है आपका, और कोरिएंडर और चाइना रोज़, इन सब में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। फिर डिफरेंस बताना मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, तो बहुत इजी है, 2-3 डिफरेंस है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, जिसमें बोन और टूथ डिके, तो ये होता है किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से, सॉरी कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। एनीमिया होता है आपका आयरन की कमी के कारण। लॉस ऑफ विजन होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण। बेरी बेरी होता है आपका विटामिन B1 के कारण। गोइटर होता है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। और रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। तो ये आपके सारे डिजीज़ और डेफिशिएंसी किसके कारण होता है, ये लिखा हुआ था। फिर अब ये 13th क्वेश्चन, अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं, और ये आपके इसी में से आएंगे। जैसे पहला कहा गया है कि इसमें से अगर आप देखो, बूझो अपने गांव के लिए रेल यात्रा के समय खिड़की के पास बैठा था, ठंडी हवा, बादल, पहाड़, नदी, विभिन्न जानवरों के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां लाखों वर्षों से जीवन सतत बना हुआ है, और यह वायु से परत घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा कौन सा कथन गलत है। समस्त जीवों को सांस लेने की हवा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही कथन है। हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, ये भी सही है। चलती हवा में पतंग उड़ाना संभव है, ये भी सही है। हवा हर जगह उपस्थित है लेकिन मिट्टी में नहीं, मिट्टी में भी उपस्थित है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप कर दोगे तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा आपका। फिर निम्नलिखित में से किसकी गति में पवन सहायता नहीं करती। फिरकी में बिल्कुल करती है, वात सूचक में बिल्कुल करती है, नौकायान में करती है, लेकिन छत के पंखा जो है वो बिजली से चलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर है, यदि वायु ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो क्या होगा। ठंडी सतह जैसी आएगी तो वायु क्या हो जाएगा, वायु संघनित हो जाती है और ठंडी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वायु को जब गर्म करेंगे तो बहुत तेज़ी से वो फैल जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हो गए। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा डी, कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट इन सॉइल, एयर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। विंड डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीलिंग फैन जो हमारे घर का पंखा है उसमें एयर हेल्प नहीं करता। फिर है आपका, एयर अगर कूल सरफेस कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, तो एयर फास्टर, स्टॉप ब्लोइंग, नो चेंज इन एयर, और कंडेंस एंड ड्रॉप वाटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कंडेंस हो जाता है और वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, रोटी जो जिसमें रखी जाती है उसको थोड़ी देर बाद उखाड़ के देखो तो ढक्कन में पानी की बूंदें आ जाती हैं ना, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद है, वायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पवन चक्की को घुमाती है, बिल्कुल। यह हवाई जहाज़ की गति में सहायक है, वायु की उपस्थिति के कारण पक्षी उड़ सकते हैं, ये भी सही है। जल चक्र में वायु की कोई भूमिका नहीं है, ये भी सही है। तो हवाई जहाज़ की गति में
वायु का कोई एज सच कोई रोल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कुछ चने और 3 कटोरी लेना है। इसमें इनके तीनों कटोरों के नाम जो है मज़ेदार रखा गया है। पहले का नाम चिंकू, दूसरे का पिंकू, तीसरे का टिंकू। जो चिंकू कटोरा है उसमें 10 चने डाले और उसमें पानी से भर दिया। पिंकू जो कटोरा है इसको आप ऐसे ही देखो, सी पी और टी से याद रखो, चिंकू पिंकू और टिंकू, सी पी टी। चिंकू में 10 चने डाले, पानी से भर दिए। पिंकू में एक गीला कपड़ा डाला या रुई का टुकड़ा डाला और उतने ही चने 10 चने ही डाले और रुई के कपड़े को गीला रखा। तीसरा टिंकू ने उतने ही चने डाले लेकिन कुछ नहीं डाला। तो आपसे पूछा है कि किन कटोरों में बीजों की भरपूर मात्रा में हवा मिल रही है। तो भरपूर मात्रा में हवा किस किस में मिल रही है, तो जिसमें कुछ भी नहीं डला है तो टिंकू वाला होगा, और जिसमें सिर्फ रुई का कपड़ा रखा है उसमें भी हवा मिल रहा है, पानी वाले में हवा नहीं मिल रहा होगा, तो पिंकू और टिंकू। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है किन कटोरों में बीजों को पानी मिल रहा है। तो पानी जो है पहले और दूसरे में, मतलब चिंकू और पिंकू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अच्छा, ये इंग्लिश में देखो तो ये हो जाएगा इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। और फिर ये चिंकू पिंकू, ये आपका चिंकू, ये हो गया पिंकू, ये हो गया टिंकू। तो पहले का आंसर है पिंकू एंड टिंकू, और दूसरे में है कि किस में पानी मिल रहा है, गेटिंग वाटर, तो वह है आपका चिंकू एंड पिंकू। और तीसरा क्वेश्चन है कि किस में जो है वो अंकुरित होगा या जर्मिनेट होगा, तो जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं उसको हवा भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। तो पानी और हवा दोनों किस में मिल रहा है, तो वो दूसरे में, मतलब पिंकू में। टिंकू में सिर्फ हवा मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। चिंकू में सिर्फ पानी मिल रही है, हवा नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से सिर्फ पिंकू जो कटोरा है उसमें बीज अंकुरित होंगे। आपको किस कटोरे में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, तो जो 2 कटोरों में अगर देखें हम तो कोई बदलाव, वैसे सिर्फ जो टिंकू वाला है उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। चिंकू वाले में पानी थोड़ा भर जाएगा और पिंकू वाला अंकुरित हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन 15वां है कि अंडमान द्वीप में दिसंबर 2004 में सुनामी के बारे में बताया गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मछलियां एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं, विद्युत तरंगों द्वारा, चुंबकीय तरंगों द्वारा, रुककर या स्वयं को छुपाकर। तो विद्युत तरंगों के द्वारा मछलियां जो हैं वो एक दूसरे को चेतावनी देती है। दूसरा क्वेश्चन अच्छा ये इसमें वही है कि इसमें किसमें सीड स्प्राउट होगा, तो सीड स्प्राउट किसके अंदर होगा, जो आपका दूसरा है दैट इज़ पिंकू के अंदर, और किसमें कोई चेंज नहीं आएगा दैट इज़ टिंकू के अंदर। और ये है कि फिश जो है वो अलार्म कैसे देते हैं एक दूसरे को, बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिर है एक ऐसा जंतु जो ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर रह सकता है, तो वो है आपका मेंढक। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है और पानी के अंदर, इसे उभयचर भी कहते हैं। फिर है कौन से जैविक कारकों की सूची सही है, वायु, जल, पौधे, जंतु, जंतु पौधे, सूर्य, पौधे, जंतु, जंतु, वायु, जल, सूर्य और पौधे। तो जैविक कारक इसमें कौन कौन से हैं जिनमें जीवन है, तो इसमें तो वायु है, इसमें जीवन नहीं होता। इसमें जंतु और पौधे सिर्फ यही 2 ऐसे हैं जिनमें जीवन होता है, बाकी सभी में एक न एक ऐसा है जिसमें कि जीवन नहीं है, वो अजैविक कारक है। अब अजैविक कारकों की सही सूची है, तो वायु, जल और जंतु में जीवन होता है, तो ये तो अजैविक नहीं हो गया। वायु, जल, सूर्य, बिल्कुल यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जंतु में भी जो है पौधे और जंतु, यहाँ जंतु और पौधे, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पूछा गया है कि कौन ऐसा है जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है, तो वो है फ्रॉग, जिसे हम एम्फीबियन भी कहते हैं। इसमें आपका जो ह्यूमन बीइंग है ये सिर्फ लैंड पे रह सकता है। एलिफेंट भी फॉरेस्ट में, लैंड में ही रहते हैं। कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं। फिर बायोटिक फैक्टर्स क्या हो गए, जो जिनके अंदर लाइव होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो एनिमल और प्लांट्स इसका सही आंसर है। और ए बायोटिक जिनमें कोई भी लाइफ नहीं है, तो वो है आपका एयर, वाटर और सन। तो इस तरह से ये पूरा पेपर हमने पिछले साल का कर लिया, और इसी से रिलेटेड आपका जो कल का पेपर है 28 का जो आपका पेपर होने वाला है 28/2/2025, और इसके साथ ही 1 मार्च को भी जो आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा वो भी इसी पैटर्न पे आएगा। तो हम कल जब ये एग्ज़ाम होगा तो कल शाम को आंसर की लेके आएंगे, उससे भी आप देख सकते हो उसी तरह का पेपर आपका आएगा। तो एग्ज़ाम से पहले ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।